हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नितेश कुमार आप लोगों के सामने 12th का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बैंक लेके आया हूँ। ये 12th फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बैंक है। 12th फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसको आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं कि किसमें क्या क्या सब दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, द्विविखंडन किसमें पाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, द्विविखंडन किसमें पाया जाता है। अमीबा में, पैरामीशियम में, ए एवं बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए फटाफट। इसका आंसर होगा ए एवं बी दोनों। आप लोगों को हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं फाउंडेशन बैच में कि द्विविखंडन की क्रिया जो है वो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स ये सब चीज़ों में होता है। अगर बहुविखंडन का बात करें तो बहुविखंडन का क्रिया जो होता है वो किस में होता है, तो वो प्लाज्मोडियम में होता है। किस में होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम में होता है बहुविखंडन की क्रिया। और किस में बताएं? अमीबा में। अमीबा में द्विविखंडन और बहुविखंडन दोनों प्रकार का विभाजन होता है। जब समान परिस्थिति रहता है तो उस समय द्विविखंडन, और जब विषम परिस्थिति रहता है तो अमीबा कौन करते हैं? बहुविखंडन की क्रिया। कोई प्रॉब्लम इसमें? उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन, है ना, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कुछ भी बोले एक ही चीज है। तो कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ए एवं बी दोनों, इनमें से, है ना, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अलैंगिक प्रजनन। बताए थे कि कायिक प्रजनन जो होता है, कायिक प्रवर्धन की क्रिया जो होता है, तो वो कायिक प्रवर्धन की क्रिया में हम लोग जानते हैं कि नए पौधे का विकास जड़, तना एवं पत्तियों के द्वारा स्वयं या मनुष्य के द्वारा करवाया जाता है। नए पौधे का विकास, तो उसी को हम लोग कायिक प्रजनन कहते हैं, है ना। जड़ के द्वारा जब करवाया जाता है, तना के द्वारा कराया जाता है ना, पत्तियों के द्वारा जब नए पौधे का विकास करवाया जाता है या स्वयं होता है, तो उसी को कायिक प्रजनन कहते हैं। और कायिक प्रजनन में कहीं भी युग्मक संयुग्मन का क्रिया नहीं होती है। हम लोग जानते हैं कि युग्मक संयुग्मन का क्रिया में जो है, युग्मक संयुग्मन का क्रिया में, है ना, एक नर भाग लेते हैं और एक मादा भाग लेते हैं। एक नर और एक मादा दोनों भाग लेते हैं, और नर के बॉडी से नर युग्मक बनता है और मादा के बॉडी में मादा युग्मक बनता है। दोनों फ्यूज करता है तब जाइगोट बनता है। जब दो संतति, दो जनक मिल करके, दो प्रकार का युग्मक मिल करके एक नया संतति का निर्माण होता है, उसी को हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर जो है केवल जड़, तना और पत्ती के द्वारा होता है नया पौधा का विकास, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन। क्या होगा? अलैंगिक जनन। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ भी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जब संतति जनक एकल द्वारा होती है तब यह कहा जाता है। 2015 में भी पूछा है और 21 में भी पूछा गया है ना। जब एकल, है ना, तो आप लोगों को दूसरा क्लास में ही बताए थे अलैंगिक प्रजनन का सामान्य लक्षण में, कि अलैंगिक प्रजनन का जो सामान्य लक्षण होता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? एकल अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन का सामान्य लक्षण यूनिपेरेंटल, इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं। इसमें युग्मक का संयुग्मन नहीं होता है। गैमेट का फ्यूजन इसमें नहीं होता है। इसमें बताए थे कि इसमें कितना जनक भाग लेता है, तो केवल एक जनक। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। इसमें विभिन्नता और उद्विकास नहीं होता है। इसमें संतति बिल्कुल जनक के समान होता है। इसका जीवन काल, इसका संतान का जीवन काल लैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न संतान के जीवन काल के तुलना में कम होता है। कम समय में अधिक से अधिक संतान बनता है ना। और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा लैंगिक जनन। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में दिया है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 21,
23, 44, 46। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलती करके आते हैं, है ना। पिछले बार भी 1-2 स्टूडेंट गलती कर दिए, जबकि यहाँ पढ़ा दिए। यहाँ पर समझना है हम लोगों को कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र पूछा है। किसमें पूछा है? मानव के युग्मक में। अगर यदि पूछे यहाँ पर मानव के युग्मक में, किसमें पूछे? मानव के युग्मक में। अगर पूछ दे यहाँ पर मानव के युग्मक में, किसमें पूछे? युग्मक में पूछे, शुक्राणु में पूछे, अंडाणु में पूछे, तो इन सब में हो जाएगा कितना? 23 क्रोमोसोम। कितना होगा? 23 क्रोमोसोम। अगर पूछ दे कायिक कोशिका, अगर पूछ दे मियोसाइट्स, मतलब युग्मक मातृ कोशिका, है ना, युग्मक मातृ कोशिका अर्थात मियोसाइट्स, क्या बोल दे? मियोसाइट्स, तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46, यानी क्या? यानी 23 जोड़ा। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। मानव युग्मक है तो 23 क्रोमोसोम। जब शरीर का कोशिका पूछे तो 46, और जब पूछे युग्मक या गुणसूत्र, युग्मक का गुणसूत्र, तब होगा 23। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? आंसर दिया राइजोम, ऑप्शन दिया है जड़, ट्यूबर, बल्ब। अब इसमें क्या हो जाएगा आंसर? राइजोम। क्या हो जाएगा? राइजोम। क्यों? क्योंकि जड़ के द्वारा हम लोग देखें शकरकंद में होता है, बल्ब के द्वारा प्याज में, किसमें? प्याज में। जड़ के द्वारा किसमें? शकरकंद में। बल्ब के द्वारा लहसुन, प्याज, इन सब में। उसके बाद राइजोम के द्वारा अदरक में, केला में, हल्दी में। इसके द्वारा किसमें? अदरक, हल्दी, केला, इन सब में होता है। यह एक प्रकार का रूपांतरित जड़ है। क्या एक प्रकार का रूपांतरित जड़ है। उसके बाद देखते हैं निम्न में किसमें पादप काय अगुणित होता है। पादप काय क्या होता है? अगुणित होता है। अगर पादप काय का बात करें हम, तो पादप काय जो होता है ये अगुणित किसमें होता है? किसमें अगुणित होता है पादप काय? पादप काय अगुणित किसमें होता है? यहाँ ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है शैवाल, ऑप्शन है शैवाल, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है कवक, चौथा है टेरिडोफाइटा। तो क्या हो जाएगा? छठा नंबर यहाँ है, निम्न में किसमें पादप काय अगुणित होता है? किसमें? शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइटा में, इन सभी में, है ना। तो ये बताए हैं कि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा ये सभी अगुणित है ना। ये सभी हेप्लॉइड होता है, इसीलिए जो है इसमें कह सकते हैं इसमें क्रोमोसोम पेयर में नहीं होता है, इसके सेल में, इसलिए ये सभी हो जाएगा। पादपों में एम्फीबियन या उभयचर, पादपों में एम्फीबियन या उभयचर किससे संबंधित है? शैवाल से, ब्रायोफाइटा, कवक, टेरिडोफाइटा। क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। पढ़ाए हुए हैं कि ब्रायोफाइटा यह जो है सो इसे प्रजनन के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसे ये स्थल में रहते हैं, इसीलिए ब्रायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है, जहां टेरिडोफाइटा को सरीसृप कहा जाता है। प्लांट जगत का सरीसृप टेरिडोफाइटा को कहा जाता है और प्लांट जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? और निम्न में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? फीताकृमि, टेपवर्म, घरेलू मक्खी, केचुआ, जोक। क्या हो जाएगा इसमें? इसका हम लोग ट्रिक देखे थे, क्या? इसका ट्रिक देखे थे हम लोग, है ना, बायसेक्सुअल का, मतलब उभयलिंगी का ट्रिक था क्या?
बेल्ट्स, क्या था ट्रिक इसका? बेल्ट्स। बी से बी फॉर बायसेक्सुअल, बी फॉर बायसेक्सुअल, ई फॉर अर्थवर्म, एल फॉर लीच, टी फॉर टेपवर्म, टी फॉर टेपवर्म, एस फॉर स्पंज, है ना। तो ये बेल्ट्स को याद रखेंगे, हमें उभयलिंगी पूछे, द्विलिंगी पूछे, ये भूलेंगे नहीं। तो यहाँ देखते हैं क्या नहीं है, वहाँ घरेलू मक्खी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घरेलू मक्खी। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है बताइए आप लोग? यीस्ट में, पेनिसिलियम में, पैरामीशियम में, इनमें से सभी किसमें होगा? तो बडिंग द्वारा बताए थे कि मुकुलन द्वारा प्रजनन की क्रिया जो है वो हाइड्रा और यीस्ट में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा और यीस्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा और यीस्ट। पेनिसिलियम में किसके द्वारा? कोनिडिया के द्वारा। पैरामीशियम में बाइनरी फिजन। कौन फिजन? बाइनरी फिजन, है ना। तो ये हो जाएगा इस तरह से इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है अंड प्रजक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंड प्रजक। अंड प्रजक मतलब अंडे देने वाले कौन है इसमें? मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है, सभी है। कौन है बताइए जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? अंड प्रजक कौन है? तो इनमें मुर्गी भी अंडे देते हैं, सांप भी देते हैं, मगरमच्छ भी देते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी, है ना। अब है अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन से एक लिंगी है? मतलब यूनिसेक्सुअल है। बताए थे यूनिसेक्सुअल में क्या सब बताए थे? यूनिसेक्सुअल एक लिंगी में क्या सब बताए थे? पपीता, खरबूजा, खजूर, सहतूत, ये सब एक लिंगी है। तो जब भी पूछता है पपीता ही रहता है ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा आंसर? पपीता। क्या हो जाएगा? पपीता। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, इसका ऑप्शन कटा हुआ है। चलिए ठीक है ना। तो इसमें पेनिसिलियम के बारे में दिया है, तो पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है? पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है ना। पेनिसिलियम मीटोस्पोर, जूस्पोर, मियोस्पोर ए एवं बी दोनों। तो इसमें हो जाएगा, है ना, ए एवं बी दोनों, है ना। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 5-7 साल में जो पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग आज, है ना, देखने वाले हैं बारी बारी से। सिर्फ पहला चैप्टर का आज देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? क्या है? निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? तो इसमें ऑप्शन दिया है अंडाणु। बताइए आप लोग, अंडाणु, युग्मनज, भ्रूणपोष, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा युग्मनज। क्या होगा? युग्मनज। अंडाणु जो होता है ये अगुणित होता है। क्या होता है भाई लोग? अगुणित होता है। ये क्या होता है? द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। कैसे त्रिगुणित होता है? बताए थे क्लास में कि सेकेंड मेल गैमेट, कौन? सेकेंड मेल गैमेट किनके साथ मिलता है? सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ? सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तब बनता है क्या?
पेन यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्फरी, फिर मैच्योर इंडोस्पर्म बनता है और वही इंडोस्पर्म को खा खा के भ्रूण बड़ा होता है, भ्रूण को पोषण देता है, इसीलिए भ्रूण पोष बोलते हैं। और ये त्रिगुणित संरचना में होता है। और हम लोग जानते हैं फर्स्ट मेल गैमेट एक सेल मिल करके जाइगोट बनता है, वो जाइगोट भ्रूण बनता है। इस तरह से दो फर्स्ट मेल गैमेट और एक सेल, 2 न्यूक्लियस वहाँ, 3 न्यूक्लियस यहाँ, टोटल 5 न्यूक्लियस क्लास में पढ़ाए हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में 5 न्यूक्लियस भाग लेता है ना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, पुरुष में गुणसूत्र, महिला में गुणसूत्र, है ना। अगर मानव के महिला पुरुष कुछ भी पूछे तो गुणसूत्र की संख्या 46, लेकिन कंडीशन है, पढ़ाए हुए हैं 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम होता है और 22 जोड़ा और लास्ट जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है ना, बताए हैं इसमें कि अब मेल रहे या फीमेल, मानव का मेल रहे या फीमेल रहे, दोनों में कोई रहे, क्रोमोसोम की संख्या कितनी इसके शरीर में 46, लेकिन मेल का कंडीशन है इसका होगा क्या 44 प्लस XY और फीमेल का 44 प्लस डबल X, मतलब फीमेल में 46 X टाइप का, अब मेल में लास्ट जोड़ा क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन करता है और यही जो है X और Y टाइप का होता है। तो यही चीज पूछा है हम लोगों को कि पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितना 44 प्लस XY, 44 प्लस XY, क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग निम्न में कौन कीटभक्षी पौधे हैं। कौन है कीटभक्षी पौधा? ड्रोसेरा, नेपेथिन्स, हाइड्रिला, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। हाइड्रिला जो है ये क्या है? यह एक्वेटिक प्लांट है, जलीय पौधा है। ये पढ़ाए हैं सेकेंड चैप्टर में, है ना, पर परागन में। उसके बाद अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? तुरंत बताए हैं, मुर्गी, सांप, केचुआ, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? केचुआ। बताए थे, बेल्ट्स को भूले तो बेल्ट्स पड़ जाएगा, है ना। बी से बाइसेक्सुअल, ई से अर्थवर्म, एल से लीच, टी से टैपवर्म, एस से स्पंज। तो इसमें कौन आया? तो यहाँ पर आया अर्थवर्म और ये बाकी कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा केचुआ। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताए थे कि जब भ्रूण का विकास होता है, जब भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण यहाँ विकसित होता है, भ्रूणपोष यहाँ होता है, इसी को खा खा के ये बड़ा होता है। जब कुछ मात्रा में ये भ्रूण जब भूखड़ ज़्यादा रहता है, इसको खा जाता है तो कुछ नहीं बचता है। जब ये कुछ मात्रा में ये बच जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं इंडोस्पर्मिक। क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्मिक। अब देखो यहाँ तुरंत आ गया क्वेश्चन, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, हाइड्रिला, निलंबो, ट्रापा, बबूल, है ना। हाइड्रिला ये भी जलीय पादप है, ट्रापा भी जलीय पादप है, निलंबो भी जलीय है और बबूल तो हम लोग जानते हैं कि स्थलीय पादप है, बहुत बड़ा पादप होता है ये, है ना। तो आंसर क्या होगा? बबूल। क्या हो जाएगा? बबूल। क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद हम लोग और कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, कम में है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक सामान्यता किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यता किस प्रकार के होते हैं? अगुणित, पॉलीप्लॉइड, डिप्लॉइड, नॉलीप्लॉइड। मतलब क्या? हेप्लॉइड मतलब होता है एन, पॉलीप्लॉइड मतलब होता है कई एन, 2n, 3n, 4n, बहुगुणक हो सकता है। डिप्लॉइड मतलब होता है 2n, और ये होता है 0, इसमें
कोई क्रोमोसोम पेयर में नहीं, क्रोमोसोम अब्सेंट। तो क्या हो जाएगा इसका, युग्मक किसी का भी हो वो हमेशा क्या होता है, अगुणित होता है। जायगोट किसी का भी हमेशा द्विगुणित होता है ना। अब जो है सो भ्रूणपोष किसी का भी हो हमेशा त्रिगुणित होता है ना, ट्रिप्लॉइड होता है। अब है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है, बताए थे। असंग जनन मतलब क्या, जब बीजों का विकास बिना युग्मक संयुग्मन के, बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के हो तो उसे हम एपोमिक्सिस यानी असंग जनन कहते हैं। और इसे हम है ना दूसरा क्लास में ही पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर का दूसरा क्लास में पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, एस्टोर्निया तथा घास, है ना। ये तो साइट्रस और आम तो अलग है, सरसों भी हम लोग जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा, एस्टोर्निया एवं घास। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें से सभी। पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 का, 2016-17 दोनों में तुरंत बताए हैं। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है, तुरंत बताए। अंडाणु हमेशा n अवस्था में अगुणित, भ्रूणपोष हमेशा 3n, युग्मनज हमेशा 2n। तो आंसर क्या हो जाएगा, द्विगुणित, याद रखेंगे। निम्न में से किस में जल परागन होता है, आसान क्वेश्चन है, पढ़ाए हुए हैं, है ना। क्या होगा, जलकुंभी, कमल, हाइड्रिला, बी और सी दोनों। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा आंसर इसका, बताइए आप लोग। 10 नंबर का आंसर क्या होगा, 10 नंबर का आंसर क्या होगा, 10 नंबर का आंसर क्या होगा। जलकुंभी, कमल, पढ़ाए हुए हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जल में है, जिसका मतलब नहीं कि जल के द्वारा। अब जलकुंभी का पुष्प ऊपर होता है तो होगा, कभी नहीं होगा। कमल जो है इसमें भी नहीं होता है, क्या हो जाएगा, हाइड्रिला, जलीय पौधा है, द्विगुणित है। अभी तुरंत अंड बोले, अंडाणु बोले, अंडा बोले, सब क्या होगा, एन। पराग बोले, परागकण बोले, शुक्राणु बोले, सब क्या होगा, एन। सब नरयुग्मक, चाहे प्लांट हो एनिमल, है ना। तो युग्मनज क्या होगा, 2n। तो यहाँ क्या बोला, द्विगुणित, तो क्या होगा 2n। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं, वायु परागित पुष्प क्या होते हैं, आकर्षक, रंगहीन, छोटे, बी और सी दोनों। क्लास में पढ़ाए थे, याद कीजिए। जब कैरेक्टर याद नहीं रहे तो इसमें हम लोग क्या याद रखेंगे, बताए थे। परागन का, पर परागन का जो कारक है, पर परागन का कारक जो है, पर परागनीय कारक जो है वो 2 है। एक है अजैविक कारक, अजैविक कारक, दूसरा है जैविक कारक। अजैविक कारक जो है, अजैविक कारक में आता है क्या सब, जल, वायु, और जैविक कारक में कीट, चमगादड़, पक्षी, ये सब, है ना। तो ये सब चीज़ आएगा जितना जीवित चीज़ के द्वारा होता है। और ये भी बताए थे अजैविक कारक के द्वारा कीट, पक्षी, है ना, ये सब चीज़ इसमें नहीं आता है। कारण क्या है कि इसका पुष्प जो होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, सुगंधहीन होता है, मकरंद रहित होता है, छोटा होता है, नलायक होता है। मतलब जितना पुष्प के बारे में शिकायत करो सब किसके द्वारा परागित होता है, अजैविक कारक। और जितना कुछ गुण रहेगा, कुछ रहेगा तब न तुम्हारे पास कोई आएगा, है ना। तो वही चीज़ है, इसका पुष्प जो होता है कीट, पक्षी, है ना, घोंघा, चमगादड़, चींटी, इन सब के द्वारा जो परागन होता है, इसका पुष्प सुंदर, आकर्षक, बड़ा, अच्छा, मकरंद सहित, है ना, जूस सहित, सारा चीज़ सब गुण कूट कूट के भरल रहता है। किसमें, जैविक कारक के द्वारा परागित होने वाले पुष्प में सब गुण रहता है। इसीलिए जिसके पास सब चीज़ रहता है उसी को लोग बर्बाद करना चाहता है ना। तो वही है जैविक कारक, अजैविक कारक जल और वायु। तो अब इससे आप लोग बता सकते हैं, है ना, कि वायु परागित पुष्प क्या होगा, आकर्षक होगा, नहीं,
क्या होगा इसका? छोटा होगा, रंगहीन होगा, है ना। निषेचन क्या है? तो नर तथा अंडा तथा नर न्यूक्लियस का, अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सिनर्जिड का संयोजन, तो इसका अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? पढ़ाए हुए हैं। चिड़िया के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, घोंघा के द्वारा, हवा के द्वारा। क्या हो जाएगा? हवा के द्वारा। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। अब यहाँ है चिड़िया के द्वारा, क्या होगा? ऑर्निथोफिली। क्या होगा? ऑर्निथोफिली। चमगादड़ के द्वारा, है ना, एक है चमगादड़ सिरसिनोफिली, घोंघा मेलेकोफिली, है ना। हवा के द्वारा एनीमोफिली। तो क्या हो जाएगा? हवा के द्वारा। उसके बाद है मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, ये भी पढ़ाए हुए हैं। मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, मतलब कौन मादा है जिसमें मध चक्र होता है? क्लास में पढ़ाए थे मासिक चक्र और मध चक्र। क्लास में पढ़ाए थे मासिक चक्र और मध चक्र। मध चक्र में पढ़ाए थे, मासिक चक्र में पढ़ाए थे मानव, चिंपांजी, गोरिल्ला, गिम्बन, बंदर, है ना। तो ये सब जो है सो वनमानुष, मतलब अपने से रिलेटेड जितना जंतु है सब में क्या होता है? मासिक चक्र, है ना। और बाकी शेष जो है नहीं याद रहेगा तो मध चक्र मारेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? बंदर हम लोग से रिलेटेड है, मनुष्य से रिलेटेड है ना। मनुष्य तो है ही, है ना। गाय, तो क्या हो जाएगा? अब आप लोग बताइए, बंदर में क्या मासिक चक्र, मनुष्य में मासिक चक्र, तो गाय में क्या होगा? मध चक्र। आंसर क्या होगा? गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? संकरण से, क्लोनल चयन से, शुद्ध रेखा से, बड़े पैमाने पर चयन से। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? 16 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? संकरण। क्या होगा? संकरण। बताए थे इमेस्कुलेशन के बारे में, सेकेंड चैप्टर में इसके बारे में बताए थे। हालांकि ये बेसिक है, फर्स्ट चैप्टर का है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये इमेस्कुलेशन होता क्या है। इमेस्कुलेशन क्या होता है? जब हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़े थे, है ना, कि फ्लावर जब कली अवस्था में रहता है, फ्लावर जब कौन अवस्था में रहता है? कली अवस्था में जब फ्लावर रहता है। जब फ्लावर कौन अवस्था में रहता है? कली अवस्था में रहता है। तो ये फ्लावर का हो गया मादा जनन अंग, ये हो गया फ्लावर का नर जनन अंग। ये फ्लावर का क्या हो गया? नर जनन अंग। जब इसमें कृत्रिम परागन कराना होता है, संकरण कराना होता है, इसका ये वाला हिस्सा को हम लोग क्या करते हैं? काट के हटा देते हैं। इसमें कोई बाहरी परागन नहीं आए, है ना, इसको कवर कर देते हैं, प्लास्टिक लपेट देते हैं ताकि ये परागित नहीं हो जाए। तो इसको जो है ना, यानी पुष्प को कली अवस्था में, पुष्प को कली अवस्था में पुष्प के, है ना, नर जनन अंग को काट कर जो हटा दिया जाता है उसी को हम कहते हैं विपुंसन, इमेस्कुलेशन। और ये इसमें प्लास्टिक जो लपेट देते हैं, है ना, वांछित पदार्थों से बचाने के लिए, वांछित परागकणों से बचाने के लिए, तो इसे कहते हैं बेगिंग, यानी बोरावस्त्रण। क्या बोलते हैं? बोरावस्त्रण। तो ये इमेस्कुलेशन और बोरावस्त्रण हो गया। तो इतने सारे क्वेश्चन थे हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर में, है ना। तो इसको हम लोग देखें, इसको एक बार जरूर देखिए, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है एग्जाम में 2024 में, है ना। तो आज का क्लास हम लोगों का यही तक, कल देखेंगे सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन बैंक। जय हिंद।